हेलो बच्चों। क्लास 12th मैथमेटिक्स में आजकल हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर 4 लेकर चल रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर एक्सरसाइज 4.2 तक अप टू पार्ट 4 तक मैंने आपको वीडियो अपलोड किया हूँ। तो आज हमारी टॉपिक जो स्टार्ट होगी वो होगी एक्सरसाइज 4.3 के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल मीन्स किसी भी ट्रायंगल के एरिया फाइंड करना बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट से कैसे फाइंड कर पाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल आई थिंक मेरे हिसाब से आप लोग क्लास 7 से पढ़ने शुरू कर दिए हैं। किसी की एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए अब तक मेरे हिसाब से कितना फार्मूला आप लोग जानते हैं। तो देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले बेसिक लेके चलता हूँ कहाँ से आप लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा टॉपिक आज का है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर क्लास 7 और 8 की बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए आप लोग कंडीशन अप्लाई करते थे क्लास 7 और 8 में 1/2 बेस इनटू हाइट। ये तो आपको याद ही होगा। ये आपका मान लीजिए हाइट हो गया था, ये ट्रायंगल हो गई हमारे पास ए बी सी, है ना, एंड बी डी इज अ हाइट हो गई। तो इस कंडीशन में आप लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे पढ़ते थे, याद है आपको? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। यही नहीं करते थे आप लोग? यहाँ पर होता था कि बेस और हाइट, मतलब आपको हाइट पता हो और बेस पता हो। अदरवाइज इस तरह के ट्रायंगल हो और या तो आपके पास ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपकी यही क्या हो जाती थी, ये हाइट हो जाती थी और ये क्या होती है, ये बेस होती थी। याद है ना? तो ये हम लोग क्लास 7 और 8 में पढ़े थे। आई थिंक 9th में भी ये यूज होता था। उसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए, इसमें क्लास 10th में पढ़ना शुरू कर दिए थे। आई थिंक 9th में भी है, हीरोज फार्मूला पढ़ना शुरू कर दिया था। हीरोज फार्मूला पढ़ते थे जब हमारे पास तीनों साइड, ऑल द थ्री साइड्स आर डिफरेंट हुआ करते थे, है ना, सारे साइड डिफरेंट हो। अगर आपके दो साइड भी इक्वल हो तब भी आप हीरोज फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हीरोज फार्मूला याद है ना? जब आपके इनके साइड्स के बारे में पता हो, जैसे कि सामने वाली साइड इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बी वर्टिसेस के सामने बी एंड सी वाले के सी कंडीशन में, तब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते थे बाय यूजिंग हीरोज फार्मूला। बाय यूजिंग हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला से कैसे करते थे? आप यूज करते थे एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। वेर एस इज इक्वल टू क्या होते थे, पेरीमीटर होते थे ना। और एस की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते थे, सारे साइड को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दिया करते थे। आपको क्लास 10th में भी ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए, 9th मेरे हिसाब से था, क्लास 9th में आपको ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए मिला था। ठीक है, अब आते हैं क्लास 10th में पढ़े थे आपने। 10th में आपके पास क्या था? क्लास 10th में आपने पढ़े थे जब हमारे पास कोई ट्रायंगल, ऐसे फार्मूले तो अप्लाई करने के लिए मिलते ही थे, साथ ही साथ आपको मिल जाते थे। मान लीजिए हमारे पास ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन हुआ करता था, याद है आपको? ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन होते थे तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते थे। कैसे, है ना? व्हेन वर्टिसेस आर गिवन हो, क्या होते थे? वर्टिसेस आर गिवन। देन कोऑर्डिनेट वाले एक्सरसाइज में क्या पढ़ते थे आप? अगर मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट आपके कितने हो जाते थे, x1 y1 एंड b इज इक्वल टू x2 y2, है ना, एंड c इज इक्वल टू x3 y3। ऐसे केसेस में एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते थे? एरिया ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2, याद है, 1 2 3 x1 y2 minus y3, 1 2 3 plus 2 3 1 and plus 3 1 and 2। ये होता था एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते थे इस फार्मूले के बेसिस पर 1 2 3, हाँ, 2 3 1 2 3 1 एंड 3 1 2, x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 and x3 y1 minus y2। ये होते थे जितनी वैल्यू निकलती थी एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर नेगेटिव आते थे तो हम उसको क्या कर देते थे, पॉजिटिव कर दिया करते, बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल नेगेटिव नहीं हुआ करती है। तो इसीलिए ये जो फार्मूला होता है इसमें इतने के लिए लिखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू लिखा करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1/2, मतलब जो भी वैल्यू निकलेगी उसकी मॉडुलस लगा दिया करेंगे। मॉड लगाने से क्या होगा, ये जितनी भी वैल्यू निकल रही है इसके आगे मॉड लगा दीजिए। मॉड लगाने से जो भी नेगेटिव वैल्यू निकलेगी वो पॉजिटिव आती है। तो ये आपने क्लास 10th में पढ़े थे, आपको याद होगा। और क्लास 11th में अगर बात कर लें, क्लास 11th की अगर बात कर लें तो क्लास 11th में भी हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला पढ़े हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्लास 11th में क्या हुआ करता था?
अगर आप ध्यान नहीं दिए होंगे मेरे हिसाब से, आई थिंक क्लास 11th में एनसीईआरटी बुक में तो नहीं था, बट आप एनसीईआरटी के अलावा अगर देखेंगे तो वहां पर था हमारे पास कि अगर आपके किसी भी दो साइड के बिटवीन अगर एंगल पता हो तो उस समय एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते थे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल हमने ले लिए, ये ट्रायंगल ए बी एंड सी है, इनके बिटवीन सपोज कीजिए एंगल आपको थीटा पता है, ओके। ये सी है तो सी वर्टिसेस के सामने वाली साइड सी एंड बी वर्टिसेस के सामने वाली साइड मान लीजिए बी हो गया, और इनके बीच का एंगल थीटा पता है, या तो इसके बीच का पता हो या तो इसके बीच का पता हो, किसी भी दो साइड के बिटवीन अगर एंगल पता होता है तो ऐसे केसेस में एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2, मतलब जो साइड होते हैं उसके बिटवीन जो एंगल होगा, मतलब ये बी एंड सी साइन थीटा, बी सी साइन थीटा हो जाएगा, है ना। बी सी साइन थीटा, अगर मान लीजिए आपके एंगल ये पता होगा, ये पता होता तो ये ए साइड ए वर्टिसेस है, इसके अपोजिट सामने वाली साइड क्या होगी, ए होगी। ऐसे केसेस में एंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, इज इक्वल टू 1/2। ये थीटा है, थीटा किसके किसके बिटवीन है, ए और सी के हैं, तो ये हो जाएगा ए सी साइन थीटा। अगर ये एंगल पता होता है, कोई भी एंगल पता होता है आपको, तीनों में से कोई एक एंगल पता है या दो पता है, तीसरा तो अपने अपना निकाल लेंगे, कोई भी एक एंगल पता हो तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। अगर दो साइड और उसके बिटवीन एंगल पता हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 ए बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला हुआ करता था जो कि हम अप्लाई किया करते थे, ठीक है ना, ये सब किया करते थे। अब ये तो हमारे फॉर्मूले हो गए। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, अब हम जो क्लास 12th में बात कर रहे हैं तो क्लास 12th में डिटर्मिनेंट बेसिस पर थे। ऑन द बेसिस ऑफ डिटर्मिनेंट हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिटर्मिनेंट में जो हमने क्लास 10th में एरिया ऑफ ट्रायंगल इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े थे, इसी फार्मूले को डिटर्मिनेंट पर लिखते हैं और डिटर्मिनेंट के बेसिस पर हम कैलकुलेशन करते हैं। तो ये जो फार्मूले हमने पढ़े क्लास 7th 8th 9th 10th में आप लोग पढ़े होंगे, तो मैंने एक बार रिवाइज कर दिया। अब तक हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के इतने फार्मूले जानते हैं। अब हम शुरू करेंगे क्लास 12th में एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूले कैसे होते हैं, कैसे हम इसको डिटर्मिनेंट में रिप्रेजेंट करेंगे, एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज के लिए। क्लास 12th के टॉपिक में कैसे डिटर्मिनेंट के बेसिस पर एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे करेंगे, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो क्लास 10th में आप लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल, जब किसी भी ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन होते थे, सपोज कीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी एंड सी है, इसके वर्टिसेस आपको पता हो, वर्टिसेस से कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 y1, नेक्स्ट वर्टिसेस से कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड नेक्स्ट वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट है वो x3 y3 पता है। ऐसे केसेस में एरिया ऑफ ट्रायंगल, आप लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू, है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉड, हाँ, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1/2 एंड x1 y2 माइनस y3, है ना, 1 2 3 ऐसे याद करते हैं ना, 1 2 3 प्लस 2 3 1 2 3 1 2 3 1 प्लस 3 1 एंड 2 1 2 3 2 3 1 एंड 3 1 2 3 1 2 1 2 3 2 3 1, ये आप लोग एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब ये मॉड में होना चाहिए वैल्यू, जो भी एरिया ट्रायंगल निकाले वो मॉड में होना चाहिए। इसी को अगर डिटर्मिनेंट में लिखा जाए तो इज इक्वल टू 1/2 एंड डिटर्मिनेंट प्रोसेस में x1 y1 z1 बिकॉज x1 y1 एंड x2 y2 x3 y3 है। तो चलिए हमने ले लिए x1 y1 1, नेक्स्ट x2 y2 1 एंड x3 y3 एंड 1, ठीक है। मैंने इसी को इतना लिख दिया डिटर्मिनेंट में। कैसे, अगर आप बोलेंगे कि ये वैल्यू क्या इतने की इक्वल हो गई तो आप चेक कर सकते हैं, देखिए चेक कीजिए, इज इक्वल टू 1/2, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड कैसे करें, मान लीजिए प्लस माइनस प्लस फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं और हम चेक करते हैं कि जो वैल्यू आएगी उतनी आ रही है नहीं आ रही है ना, तो हम इसको डिटर्मिनेंट मेथड से लिख देंगे तो वही काम इजीली थोड़ा हो जाएगा। चलिए एक्सपेंड करते हैं, x1 ले लिए, x1 अगर लेंगे तो x1 के लिए क्या होगा, x1 जिस रो और कॉलम होगा उसको क्लोज कर लेते हैं, बाकी जो बचेगा उसको लिखते हैं। तो बच क्या रहा हमारे पास y2 y3 1 एंड 1 बचेगा। नेक्स्ट लेंगे y1 तो ले लीजिए माइनस y1
y1 लेते तो y1 कॉलम और रो को बंद कर लीजिए, बचेगा x2 x3 1 1, तो ये लिखेंगे x2 x3 1 1 एंड प्लस नेक्स्ट वाला 1 होगा, है ना, 1 होगा ना, 1 को लिख लीजिए 1, जिस रो और कॉलम में आप क्लोज कर लीजिए, बचा क्या x2 y2 x3 y3, तो लिख लीजिए x2 y2 एंड x3 y3 एज ए डिटर्मिनेंट, और टोटल 1/2 कंडीशन में 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसी को सॉल्व करिए और देखिए इतना आता है कि नहीं, चलिए सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू 1/2 एंड x1, ये कितना होगा x1 एंड हियर मेन डायगोनल माइनस हाफ डायगोनल कितना आ जाएगा y2 माइनस y3, माइनस अगर y1 लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, मेन डायगोनल माइनस हाफ डायगोनल, यहां पर कीजिए +1 और ये कितना आ जाएगा x2 y3 माइनस x3 y2, ओके। ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अच्छा देखिए ब्रैकेट में पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस x1 y3 माइनस y1 x2 माइनस y1 माइनस एंड माइनस प्लस, हाँ, y1 x3 और प्लस x2 y3 और माइनस x3 एंड y2, ओके। अब x1 x2 x3 वाले टर्म्स कॉमन ले लीजिए, x1 वाले जब टर्म्स कॉमन लेंगे तो देखिए तो बना ही था x1 y2 माइनस y3 हो गया था, ये तो ऑलरेडी बना था, इसको ओपन करने की जरूरत ही नहीं थी। इज इक्वल टू मैं यहाँ लिख देता हूँ, विच इज इक्वल टू 1/2, ये लाइन यहाँ लिख देता हूँ, ये देखिए x1 y2 माइनस y3 तो बना ही था, y2 माइनस y3 बना था, ठीक है ना। अब चाहिए x2 कोफिशिएंट, x2 कौन कौन सा, ये देखिए ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स, इसमें से अगर आपने प्लस x2 कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से x2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलता है आपको y3 माइनस y1 मिल जाएगा, और इसी तरह से x3 वाले पार्ट को आप देख लीजिए, प्लस x3 कॉमन ले लीजिए, कौन से, इन दोनों में से, तो क्या मिल जाएगा y1 माइनस y2, देखिए यही बना ना, यही टोटल आपके क्या है, यह है। तो अब हम एरिया ट्रायंगल जब कोऑर्डिनेट मतलब वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स अगर गिवन हो तो ऐसे केसेस में एरिया ट्रायंगल फाइंड करने के लिए डिटरमिनेंट प्रोसेस से हम लिख सकते हैं उसको 1/2, जो तीनों वर्टिसेस हैं उसको आप लिख दीजिए, तीसरे क्वाड्रेंट को 1 1, इस तरह से इसको एडजस्ट किया गया है। ये वैल्यू वही निकाले जो पहले आपने कोऑर्डिनेट बेसिस पर क्लास 10th में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई करते थे, तो उतनी वैल्यू आएगी जितनी ये होगी। अगर ये नेगेटिव आती तो उसको एब्सोल्यूट वैल्यू लिया करेंगे, ठीक है ना। इसके आगे लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, ये जितना आएगा उसका एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉड ऑफ दिस, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय डिटरमिनेंट प्रोसेस इज इक्वल टू कितना हुआ आपके पास 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 एंड x3 y3 1, ये हमारा फार्मूला हुआ। ये फार्मूला आपको याद रखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय डिटरमिनेंट प्रोसेस से। अच्छा जी, क्लास 12th में आपने एक चीज और देखी, जो क्लास 10th में वही चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करना है, बाकी बस आपको समझ लो डिटरमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करना है, सब कुछ वही है जो क्लास 10th में आपने डिस्कस किए होंगे। आपने डिस्कस किए थे क्लास 10th में क्या, कि जब हमारे पास कोई भी ट्रायंगल के जो वर्टिसेस होते हैं वो कोलिनियर बनाते हैं, याद है ना। कोलिनियर कंडीशन में क्या होते थे कि वहां पर अगर कोई 3 पॉइंट्स गिवन हो और शो करना होता है कि सो दैट ऑल द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो ऐसे केसेस में एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको कितना आता था, 0 आता था 0 ना। तो यहां पर भी याद रखिएगा, यहां पर भी ए बी एंड सी, ठीक है ना, ए बी सी आर 3 पॉइंट्स है या वर्टिसेस है, ठीक है ना। इफ दे आर कोलिनियर, हम यहां लिख दे रहे हैं इफ दे आर कोलिनियर, याद रखिएगा जब ये कोलिनियर होंगे और ए बी सी 3 पॉइंट्स जो हैं ये वर्टिसेस हैं किसी ट्रायंगल के, पॉइंट आपको कोऑर्डिनेट दे दिया जाएगा कि x1 y1 x2 y3 एंड x3 y3 आर द वर्टिसेस ऑफ ए किसी ट्रायंगल के हैं, देन सो दैट दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो ऐसे केसेस में 3 पॉइंट्स आपको दिया जाएगा, शो करना हो कोलिनियर, तो याद रखिएगा देन यहां पर आप जो तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल ड्रा करना होगा वो ट्रायंगल ड्रा नहीं हो पाएगा, अगर कोलिनियर होता तो ड्रा नहीं होता, एक लाइन में जाते हैं। तो ऐसे केसेस में एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होती है,
एरिया ऑफ ट्रायंगल जो एबीसी के बेसिस पे बनेंगे वो इक्वल टू 0 हुआ करता है, ठीक है ना। और एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर इनके वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3 गिवन है तो डिटरमिनेंट फार्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, यह होता है पूरा फार्मूला। तो यह हो जाएगा 1/2 x1 y11 x2 y21 x3 y31 इज इक्वल टू 0। 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ऐसे केसेस में एरिया ट्रायंगल अगर कोलिनियरिटी शो करनी होगी, 3 पॉइंट्स गिवन हो, कोलिनियर है कि नहीं, आपको क्या करना है, बस एरिया ट्रायंगल आपको निकालना, वो किसकी इक्वल आना चाहिए, 0। मतलब ये डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आनी चाहिए वो 0 आ जाएगी, तो आप बोलेंगे कोलिनियर है, ठीक है। अच्छा, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, मैं कुछ और बताता हूं इसमें पॉइंट्स, और क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, जैसे क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमने आपको बात की कि जब आपके पास 3 पॉइंट्स होंगे उस केसेस में कोलिनियरिटी अगर शो करनी होगी तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 फाइंड कर लेंगे, है ना। दैट मींस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो आएगी वो 0 आनी चाहिए, तो पूरा का पूरा जो तीनों पॉइंट है कोलिनियरिटी बनाएगा। अब आपके क्वेश्चंस और आते हैं, क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं कि आपके एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, किसी भी 3 वर्टिसेस के एरिया दिया गया होगा और उसके बेसिस पे एरिया ऑफ ट्रायंगल भी गिवन होंगे, तो आपके जो वर्टिसेस से कोऑर्डिनेट दिए होंगे उसमें एक किसी की वैल्यू पूछने के लिए दिया जाए, मतलब कोई एक कोऑर्डिनेट नहीं होगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जा सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना। इफ द वर्टिसेस ऑफ a triangle, if the vertices of a triangle, find the value of x में vertices of triangle given होंगे। आपके पास सपोज वर्टिस ऑफ ट्रायंगल a मान लीजिए x 2 है ना, b कोऑर्डिनेट होंगे, b कोऑर्डिनेट सपोज कीजिए 3 4 है, एंड c कोऑर्डिनेट सपोज कीजिए 1 एंड -2 हो, ठीक है, ये गिवन हो। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल आल्सो गिवन हो। चलो मैंने ऐसे ले लिया रफली क्वेश्चन में, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इज सपोज कीजिए कि 54 स्क्वायर यूनिट गिवन हो। भाई पूरे का पूरे फॉर्मेलिटी, मतलब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन हो और किसी की वैल्यू पूछा गया हो, वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए, वर्टिसेस, जो वर्टिसेस से कोऑर्डिनेट होंगे उसमें से किसी एक की वैल्यू किसी एक कोऑर्डिनेट को नहीं दिया गया होगा, तो आपको उसमें x की वैल्यू फाइंड करना होता है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, इसकी से इसको यहाँ थोड़ा बताना चाह रहा था, बस इसी को लेकर चल रहा हूँ मैं। तो ऐसे केसेस में आप पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखेंगे, जैसा आप जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ही क्वेश्चन चल रहा है इसमें। तो आप सबसे पहले लिखेंगे, इसके सोल्यूशन लेकर चल रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि आपको वर्टिसेस दिया तो क्लास 10 में पहुंच जाइएगा, यहाँ पर होता है बाय यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड, ये लिखा होता है कि बाय यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड के बेसिस पर आपको ये सारे प्रोसेस जो कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना, ये मेंशन रहता है उसमें। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड इज इक्वल टू 1/2 एंड मॉड लिखते हैं ना, डिटरमिनेंट सॉरी, x1 y1 एंड 1, नेक्स्ट इज x2 y2 1 एंड नेक्स्ट इज x3 y3 एंड 1, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, मतलब ये पूरे के पूरे मॉड में हुआ करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस होती है, ओके। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखेंगे, 54 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू है, हम चलिए एब्सोल्यूट वैल्यू लिख दिए, मॉड लगा दिए 1/2। यहाँ क्या होगा, x1 y1 जो भी कोऑर्डिनेट सपोज कीजिए x1 y1 a वाला है, b की जो वर्टिसेस कोऑर्डिनेट दिए गए वो x2 y2 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए और इसको x3 y3 मान लीजिए। तो ये मान लीजिए आपके पास x1 y1 है, ओके, ये मान लीजिए आप x2 y2 है और ये मान लीजिए आप x3 y3 है, ऐसा तो मान सकते हैं। अब ये वर्टिसेस से कोऑर्डिनेट आप यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट्स को यहाँ मेंशन कीजिए, कितना होगा x2 एंड 1, ठीक है ना। नेक्स्ट x2 y2 हमारे पास हो गए 3 4 एंड 1 हो गया, और x3 y3 हमारे पास हो गया 1 एंड -2, 1 -2 एंड 1। ये पूरे एब्सोल्यूट वैल्यू को लेकर चल रहे हैं। इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको क्या करना होगा, इस मॉड को हटा दीजिए या लास्ट में कैलकुलेट कीजिएगा। अभी आप ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए, सबसे पहले मान लीजिए 1/2 ले लिए, ठीक है ना।
1/2 ले लिया, डिटर्मिनेंट को पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब याद रखिएगा एब्सोल्यूट वैल्यू दिया है तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा। अगर मॉड को हटाते हैं, ये मॉड को हटाएंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस हो जाएगा। ऐसा केसेस में क्या करते हैं हम लोग, हम एरिया को ही प्लस माइनस ले लीजिए, इजी पड़ जाएगा। एरिया को प्लस माइनस क्यों ले रहे हैं भाई, एरिया अगर नेगेटिव आती है, एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, एक्स की क्या होगी, दो वैल्यू हो सकती है। देखिए ये जो आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं, जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, नेगेटिव तो पॉजिटिव लिखते हैं, बिकॉज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, ऐसा आप लोग लिखते हैं। और अगर पॉजिटिव आते तो पॉजिटिव लिखा करते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। इसका मतलब जब किसी की वैल्यू फाइंड करनी होगी, जब कोई वैल्यू फाइंड करनी होगी तो एरिया क्या लीजिए, उसको पॉजिटिव नेगेटिव कर लीजिए। ये एब्सोल्यूट वाला जो झंझट से आप मुक्ति मिल जाएगी आपको। तो एरिया क्या लिखेंगे, इसको प्लस माइनस दोनों लिख कर चलिए। एब्सोल्यूट को हटा दे रहे हैं, मॉड को हटाए, मॉडुलस को हटाएंगे तो क्या होगा, वैल्यू क्या आ जाती है, प्लस माइनस आती है। ट्रांसफर करेंगे तब भी प्लस माइनस मिलेगा आपको, है ना। प्लस माइनस इधर लिखे, चाहे आप ट्रांसफर कर इधर लिख दीजिए, तो ये भी क्या होगा, प्लस माइनस हो जाएगा। ऐसे केसेस में जो वैल्यू आपको ओनली सॉल्व करनी होगी, वह आपको इस डिटर्मिनेंट को ओनली सॉल्व करना होगा। मेरा कहने का मतलब यह है, किसी की वैल्यू फाइंड करनी हो तो एरिया को प्लस माइनस ले लिया करिए, ठीक है ना। और किस एरिया ही निकालना हो तो याद रखिएगा मॉड लगाकर लिख दीजिएगा। मॉड लगाकर कैलकुलेशन करने पर जो नेगेटिव आती है तो पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी। अब आप इसको एक्सपेंड करके सॉल्व कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस से, प्लस माइनस प्लस से एक्सपेंड कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इससे कर लीजिए, तो ये कितना होगा, 2 × 54 इज इक्वल टू 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10, 108। और इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा x एंड द वैल्यू ऑफ x, जिस रो और कॉलम में क्लोज कर लेते हैं, कितना आएगा 4 - 2 एंड 1। डायरेक्ट कैलकुलेशन कर ले तो 4 एंड प्लस 2, ये आ जाएगा 4 + 2 आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज -2, ये क्लोज कर लीजिए, ये क्लोज कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3 एंड -1, दैट मीन्स 3 - 1 एंड +1 ले लेंगे तो ये आपका क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा 3 - 2, दैट मीन्स -6 एंड -4, -6 एंड -4। मेरा बस कैलकुलेशन करने का तरीका था, तो ये मैंने आपको बता दिया। इसको सॉल्व करेंगे या इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव साइन लेकर आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू 2 आएगी, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों केसेस में, ठीक है ना। तो जब आप किसी की वैल्यू, जब कोई वैल्यू फाइंड करनी होगी तब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस माइनस लेकर चलिएगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो प्रोसेस आपको डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है। याद रखिए मॉड लगाकर लिखेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू, या तो आप इसके वो आगे लिख दीजिएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस, दैट मींस नेगेटिव आएगी तो आप प्लस ले लीजिएगा। साथ ही साथ कोलिनियरिटी अगर प्रूव करना हो तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 ला दीजिएगा। कोलिनियरिटी के बेसिस पर इक्वेशन फाइंड करने के लिए आता है, समटाइम्स क्या आता है, इक्वेशन, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पूछा जाता है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पूछा जाएगा तो जो पॉइंट आपके, जैसे 2 पॉइंट दिए थे, तीसरा पॉइंट आप xy मान लीजिएगा, x1 y1 के प्लेस पर xy मान लीजिए। अभी क्वेश्चन लेकर चलूंगा तो मैं आपको उसमें मेंशन कर दूंगा। तो मैं थोड़ा सा जो डिफरेंट पार्ट्स हो सकते थे, मैक्सिमम जो इसमें क्वेश्चन तो अभी तक बोर्ड में नहीं आता है, फिर भी एक अपने के लिए कि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड करने का डिटरमिनेंट मेथड भी हम जानते हैं। अब सपोज कीजिए आप ही क्या तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि इस बार तो आपके प्रोसेस भी चेंज हो गए। आपके अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20% है ना, 20% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर दिया था, बाकी लॉन्ग और शॉर्ट था। तो इस बार के 2020 और 21 वाले जो बोर्ड एग्जामिनेशन में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। शॉर्ट एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही रहेंगे, मेरे हिसाब से लॉन्ग इस बार कंप्लीट खत्म करना चाह रहा है बोर्ड, ठीक है। अभी देखिए नोटिफिकेशन आने वाली है तो आप देख लीजिएगा, मेरे हिसाब लॉन्ग क्वेश्चंस ओवर का कंप्लीटली खत्म कर देंगे, ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लेना चाह रहे हैं। तो फिर भी हमने टॉपिक उठा लिए थे, आपने इसको देख लिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं इस बेसिस पर जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करनी है ना, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड। एंड इसमें 3 पार्ट्स दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी 2 आप ट्राई कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन करने लायक सफिशिएंट रहेंगे। तो इसमें क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, 3 वर्टिसेस गिवन है, 3 वर्टिसेस कोऑर्डिनेट गिवन है ना। तो आप इनको नेम दे दीजिए कि ये x1 y1, हमने इसको सपोज कर ली 1 0 को x1 y1, दूसरे वाले कोऑर्डिनेट जो है इसको x2 y2 सपोज कर लीजिए, ठीक है, इसको क्या मान लेंगे x2 y2, और नेक्स्ट वाले को आप सपोज कर लीजिए x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होंगे, वही फॉर्मूला है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू होगा, ध्यान दीजिएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू मींस मॉड हो जाएगा, ठीक है, 1/2 एंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट मींस x1 y1 1, okay, and x2 y2 1
x3 y3 1 एंड मॉड वैल्यू, हमने मॉडुलस लगा दी, ठीक है। ये दो बार इसलिए लाए थे डिटर्मिनेंट न दिखने लगे, लेकिन ये समझ लीजिए एब्सोल्यूट वैल्यू कंडीशन है, सिंपल से शो कर रहा है, which is equal to 1/2 and the value of determinant में जो भी कोऑर्डिनेट होंगे उसको पुट करते हैं। तो x1 y1 के प्लेस पर क्या होगा 1 0, देखिए यहाँ पर 1 0 पुट कर लीजिए, 1 0 या ऑलरेडी 1 है क्योंकि डिटर्मिनेंट के लिए बनाया गया कि इस तरह से लिखा जाए ताकि क्लास 10 के फॉर्मूले जैसा दिखे। एंड x2 y2 दैट मींस 6 0, ये 6 and 0 1, x3 y3 is 4 and 3 1, ये वैल्यू एब्सोल्यूट, ये देखिए बुक में नहीं लिखा होगा एब्सोल्यूट, तो बट आप लास्ट में नेगलेक्ट करते हैं, तो उस नेगलेक्ट को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मॉड लगा दीजिए। मॉडल्स तो समझ रहे हैं ना आप लोग, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लें। चलिए हम अगर एक काम करते हैं, छोटा सा एक्सपेंडिंग करना चाहे तो जिसमें 2 0 उसके रिगार्डिंग एक्सपेंड कर लीजिए, बच जाएंगे, है ना। एक्सपेंडिंग अलोंग हम कर लेते हैं, किसमें, किसी के तरीके से एक्सपेंड कर लिए, वैल्यू तो बराबर ही आती है डिटर्मिनेंट की, है ना। तो एक्सपेंडिंग अलोंग हम C2 रिगार्डिंग एक्सपेंड कर लें, C2 में एक्सपेंड करेंगे तो 2 तो 0 होगा, बस तीसरे को लेकर चलना होगा। हम इसमें एक्सपेंड कर देते हैं, यहाँ पर एक्सपेंडिंग अलोंग C2, और C2 चलेंगे तो देखिए ये क्या है, C2 में यह होगा A12, मतलब 1 2 होगा ना, फर्स्ट और फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या होगा 2 1 एंड 2 2 मतलब प्लस, और ये क्या होगा 3 1 एंड 3 2, 3 2 मींस माइनस, ये ना होगा कोफैक्टर की सिंबल जो होगा, तो प्लस ये माइनस प्लस माइनस चलेगा, कोफैक्टर मतलब हमने C2 रिगार्डिंग एक्सपेंड कर रहे हैं, इसमें दो एलिमेंट 0 है तो ओनली 3 को लेकर चलना होगा, ये सिंबल लिखते नहीं है, आपको आप जानकारी के लिए बताया था, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, इक्वल टू 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर चल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू इसके एक्सपेंड कर रहे हैं, तो यहाँ लेंगे 3, एलिमेंट 3 ले लिए। अब 3 जिस कॉलम और जिस रो में आया उसको बंद कर लेते हैं, तो बचा क्या 1 6 1 6 एंड 1 1। अब ये तो माइनर हो गया, को फैक्टर क्या होगा इनटू माइनस होगा ना भाई, 3 का जो साइन होगा, को फैक्टर की जो साइन होगा वो क्या होगा, 3 किस प्लेस पर है, ये 3 है, 3 1 एंड 3 2, 3 2 मींस ऑड है, तो ये प्लस माइनस माइनस होगा तो इसलिए साइन माइनस हो गया, चाहे तो यहाँ लिख दीजिए माइनस, और या तो आप माइनस डायरेक्टली लगा दीजिए -3, ठीक है। ये पूरा टोटल हो गया कंप्लीट, तो ये आ जाएगा, मैं यही कैलकुलेट कर देता हूँ, 1/2 मॉड वैल्यू लेकर चल रहे हैं इनटू -3, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 - 6, दैट मींस 1 - 6 कितना आ जाएगा 1/2 एंड -3, यहाँ कितना आएगा -5, है ना, 1 - 6 -5, तो -3 - 5 इज इक्वल टू +15, सो +15 एंड प्लस आ गया तो मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्टली लिख दीजिए 15/2 स्क्वायर, है ना, स्क्वायर यूनिट होगा ना, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि ये आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे हैं वर्टिसेस के बेसिस पर, तो ये 15/2 आ गया, अगर माइनस होता तो डायरेक्टली हम +15/2 लिख देते, बिकॉज हम मॉडुलस लेकर चल रहे हैं। तो आप चाहे तो मॉडुलस का सिंबल लगाइए, चाहे न लगाइए, अगर नहीं लगाए तो लास्ट में अगर नेगेटिव आता तो इक्वल टू पॉजिटिव लिख दीजिएगा, बस उतना स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेकर चलते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी सिंपल क्वेश्चन से आपको कोलिनियरिटी शो करनी है कि ये 3 पॉइंट्स जो है ट्रायंगल बनेगा या ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो वर्टिसेस से कोऑर्डिनेट दिए गए उनको आप मान लीजिए कि हमारे पास ये x1 है और ये y1 है ना, ये x2 है और ये y2 मान लीजिएगा, और ये क्या मान लें x3 y3, ऐसा मत करिएगा, क्वेश्चन ही मान लीजिएगा, पहले सोल्यूशन लिखिएगा फिर वर्टिसेस यहाँ तक लिखिएगा, उसके बाद उसके नीचे आप x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 सपोज कर लीजिएगा, उसके नीचे ही लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जैसा लिखा हूँ वैसे ही सोल्यूशन में लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं कोलिनियरिटी शो करने के लिए, तो सोल्यूशन क्या करेंगे, कोलिनियरिटी में बस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है कि सो दैट दीस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाएगा तो कोलिनियर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड कितना होता है 1/2, मॉड नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू समझ लीजिए आपको लेना है, तो 1/2 एंड x1 y1 1 and x2 y2 1 and x3 y3 and 1, ठीक है। वैल्यू पुट कर लीजिए 1/2 एंड द वैल्यू ऑफ x1 y1 1, x1 y1 कितना है a b plus c and 1, एंड x2 y2 1 कितना है, x2 y2 कितना है देखिए b
ये कितना है c प्लस a1 एंड x3y3 कितना है c a प्लस b एन 1। आप अब आप चाहें तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं, प्रॉपर्टी से करना चाहे प्रॉपर्टी से, और नहीं तो डायरेक्ट एक्सपेंड कर लीजिए प्लस माइनस प्लस से। डायरेक्ट एक्सपेंड समझ रहे हैं ना, डायरेक्ट एक्सपेंड इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 और x1 है ना, मतलब 1 को ले a को लेंगे तो a और a की जिस रो और जिस कॉलम में होगा उसको बंद कर दीजिए, बाकी जो बच जाएगा, बाकी क्या बचेगा c प्लस a 1 एंड a प्लस b 1। ओके, ये दूसरा वाला हो जाएगा माइनस 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 बिकॉज को फैक्टर माइनस बी प्लस सी जिस कॉलम और जिस रो में बंद करके बाकी देख लीजिए, एलिमेंट लिख दीजिएगा बी सी 1 1 एंड प्लस प्लस क्या होगा 1 1 जिस रो एंड कॉलम में होगा उसको ले लीजिए, 1 इस कॉलम और इस रो में है तो बी सी एंड सी प्लस ए प्लस बी बचेगा, मतलब बी सी प्लस ए एंड ए प्लस बी बचेगा। आप इसको बस सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से ये 0 आ जाएगा। दूसरा तरीका मैं बता देता हूं, एक तो मेथड यह होगा कि डायरेक्ट एक्सपेंड कर लीजिए, और अगर आपको प्रॉपर्टीज अच्छी लग गई, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज अच्छी लग गई है तो आप डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज कीजिए और थोड़ा छोटा हो जाएगा। देखिए कैसे, ये आपके पास डिटर्मिनेंट है, अगर हम इसमें ये 1 1 बना हुआ है, या तो 2 0 बना दें, या तो देखिए यह a है, अगर इसमें b प्लस सी ऐड कर दें तो यह हो जाएगा a प्लस b प्लस सी, मतलब c1 और c2 को आपस में ऐड कर दें। यहाँ पर भी देखिए b प्लस सी प्लस ए है ना, यहाँ पर हो जाएगा c प्लस ए प्लस बी, मतलब ये अगर हम इसमें c1 में c2 को ऐड करते हैं तो तीनों ये c1 के जो एलिमेंट हो जाएंगे वो तीनों एलिमेंट a प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और जब तीनों एक ही एलिमेंट होगा तो उसको कॉमन ले लीजिए, जब a प्लस बी प्लस सी यहाँ से कॉमन होगा तो 1 1 1 बचेगा, और 1 1 जब बचेगा तो 1 1 ऑलरेडी है, और जब दो 1 1 हो गया, इसमें भी 1 1 हो गया और इसमें भी 1 1 हो गया, तो दो आइडेंटिकल होने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इतना कैलकुलेशन करने से बच जाएंगे। लिख देता हूं, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो एक तो मैंने ये मेथड बता दिया, दूसरा मैं यहां बता दे रहा हूं। अब क्या अप्लाई कीजिए, अप्लाइंग इसमें कर लीजिए, अप्लाइंग C1 में आप C2 को ऐड कर दीजिए, C1 में C2 को ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 1/2, A में B प्लस C को ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, ये आप करना चाहे तो धर कर लीजिएगा, मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं, ये आपका सेकेंड मेथड हो गया सोल्यूशन करने का, मैं दोनों बताते चल रहा हूं ताकि एक बार रिवाइज हो, सेकेंड मेथड हो गया, तो A में B प्लस C हो गया। अब दूसरे वाले में देखिए C1 में C2 को ऐड कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा B प्लस C प्लस A, और ये कितना हो जाएगा C प्लस A प्लस B, ये जो कॉलम होगा वैसे लिख दीजिए B प्लस C प्लस A एंड A प्लस B, ये डिटर्मिनेंट 1 1 इसके एलिमेंट हो जाएंगे। ये A प्लस B प्लस C हो गया, देखिए A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C एंड A प्लस B प्लस C, टेकिंग आउट A प्लस B प्लस C फ्रॉम C1, कॉमन ले लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए A प्लस B प्लस C से, किसको C1 को, तो हम टेकिंग आउट करते हैं, यहाँ पर टेकिंग out A plus B plus C from C1, ठीक है ना, तो यह आ जाएगा 1/2 एंड A plus B plus C, और ये कितना आ जाएगा 1 1 1। नेक्स्ट बचेगा सेकेंड कॉलम के एलिमेंट B plus C plus A plus B 1 1 and 1। अब क्या करेंगे, बोथ कॉलम मतलब C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल है ना, C1 और C3 दोनों सेम हो गया, जब सेम होता है तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कितना होता है 0, तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, सो 1/2 A प्लस B प्लस C एंड 0 इज इक्वल टू 0, और 0 ही तो शो करना था, तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से भी हमने इसको सॉल्व कर सकते हैं, और डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे तब भी आपका 0 ही आएगा। दोनों मेथड मैंने बताया कोलिनियरिटी के लिए, क्वेश्चन तो इजी है, तरीके को देख लीजिए, कहीं जरूरत पड़ेगी तो आप अप्लाई कर लीजिएगा कैसे भी, ठीक है ना, तो एक बार कंप्लीटली इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस भी किया जा चुका है, मैंने ऐसे क्वेश्चन से लेकर बताया भी था कि किसी की वैल्यू फाइंड करनी हो एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट गिवन है, ऐसे केसेस में मैंने एक पार्ट ले लिया थर्ड का कि ये आपके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन हो और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी गिवन हो, तो उसमें किसी एक की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना, प्रोसेस आप देख लीजिए कैसे मैंने एग्जांपल बताया था, सेम टू सेम वैसे ट्राई करनी है, तो ऐसे में मैं इसका सोल्यूशन कर देता हूं, बाकी क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या होते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल by using determinant method is equal to 1/2,
और x1 y1 1 and x2 y2 1 and x3 y3 x3 y3 and 1 हो जाएगा, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट गिवन है, और ये क्या चलता है, एब्सोल्यूट वैल्यू चला करता है, मॉड लगा देते हैं, ठीक है ना। और मॉड को हटाते हैं तो क्या होता है, प्लस माइनस होता है। तो डायरेक्टली आप चाहें तो एरिया को ही प्लस माइनस ले लीजिए, अदरवाइज वो नहीं लेना चाहें तो आप लिख दीजिए 4 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब ये पूरा का पूरा मॉड में चलेगा। भाई देखिए यही ना होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू लिखिए चाहे मॉड लिख दीजिए 1/2 एंड डिटर्मिनेंट कितना है x1 y1 1, देखिए इसको मान लीजिए x1 y1 है ना, ये सपोज कर लीजिए x1 y1, नेक्स्ट मान लीजिए x2 y2 और नेक्स्ट मान लीजिए x3 y3 मान ले रहे हैं, ठीक है ना, वर्टिसेस से कोऑर्डिनेट को। और x1 y1 की वैल्यू पुट कर लीजिए k 0 1, ओके। x2 y2 कितना होगा 4 0 1 एंड x3 y3 इज इक्वल टू 0 2 एंड 1 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉड लगा देते हैं। इस मॉड को चाहे हटा दीजिए आप, मेरे हिसाब से बेटर रहेगा, आप मॉड को हटा दीजिए, इस मॉड को जब हटाएंगे तो ये प्लस माइनस कर लीजिए, इसको प्लस माइनस 4, लिखने में भी आसानी हो जाएगी, देखने में भी अच्छा लगेगा। इज इक्वल टू 1/2, इसमें देखिए आपको वैल्यू फाइंड करनी है, इसको एक्सपेंड कर लीजिए, इस डिटर्मिनेंट को चाहे तो एक्सपेंड कर लीजिए, और एक्सपेंड नहीं करना चाहते हैं तो आप की प्रॉपर्टी लगा करना चाहे प्रॉपर्टी से कर ले। मेरे हिसाब से 2 0 बना तो प्रॉपर्टी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी तो एक्सपेंड कर लेते हैं जिसमें 2 0 होता है, और ये डिटर्मिनेंट लगाने की सिंबल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर मैं एक्सपेंड कर देता हूं कॉलम, इस कॉलम अकॉर्डिंग, बिकॉज इसमें 2 0 दिख रहा है मुझे, तो एक्सपेंडिंग जिसमें दिख रहा है उसी अकॉर्डिंग, एक्सपेंडिंग अलोंग C2, ये जरूरत नहीं कि आप लिखिए क्योंकि आप प्रॉपर्टी वाला काम नहीं कर रहे, तो डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है, तो आप मैंने आपको लिख दिया हूं यहाँ कि एक्सपेंडिंग अलोंग C2 कर रहे हैं, और चाहे तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए 1/2, अब एक्सपेंड कर रहे हैं किसके अकॉर्डिंग, C2 अकॉर्डिंग, मतलब C2 में कौन सा एलिमेंट है 2 है, तो 2 जिस कॉलम में और जिस रो में होगा उसको बंद कर लीजिएगा। 2 का को फैक्टर देखना जी, 2 तो ले लिए, 2 का को फैक्टर कितना होगा, माइनस होगा या प्लस होगा, चलिए माइनस होगा या प्लस होगा, तो देखिए कितना है, ये आपका हो गया ये 3/1 और ये 3/2, 3/2 मतलब आड हो गया, 3 + 2 5, आड होने पर क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा को फैक्टर में। अब 2 का माइनर ले लीजिए, माइनर कितना है k4 एंड 1 1 ले लेंगे, k4 1 1, ओके। 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए तो यह आ जाएगा +-4 माइनस, और इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा k है ना मेन डायगोनल और माइनस हाफ डायगोनल k - 4, ठीक है। चाहे तो माइनस मल्टीप्लाई कीजिए, जो प्लस होगा माइनस रहेगा, माइनस होगा प्लस हो जाएगा, अदरवाइज आप कर लीजिए +-4 इज इक्वल टू -k एंड +4। तो k की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, एक बार पॉजिटिव लीजिए एक बार नेगेटिव लीजिए, टेकिंग पॉजिटिव साइन एंड टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव पॉजिटिव साइन ले लीजिए, कितना होगा +4 है ना, पॉजिटिव साइन +4 या 4 लिख दीजिए, इज इक्वल टू -k + 4, -k + 4, और प्लस प्लस कैंसिल हो जाएगा तो k की वैल्यू कितनी आ गई 0, एंड टेकिंग नेगेटिव साइन, दोनों वैल्यू निकालनी है आपको, टेकिंग नेगेटिव पूरा लिख दीजिएगा, मैं शॉर्टकट में नेगेटिव लिख दिया, नेगेटिव साइन या माइनस लिखकर वो साइन ले रहे हैं, टेकिंग नेगेटिव साइन इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू -k + 4, 4 ट्रांसफर हो जाएगा तो -8 इज इक्वल टू -k, सो माइनस टू माइनस कैंसिल, देन k इज इक्वल टू, तो वैल्यू आपकी कितना आ जाएगा 0 एंड 8, दो वैल्यू आएगी, बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो दोनों वैल्यू आप लेकर कंप्लीट करेंगे क्वेश्चंस को। प्रोसेस पूरा का पूरा नोट किया गया है, आप एक बार कंप्लीट क्वेश्चन देख लीजिए और नोट कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी डिस्कस किया गया था, आपसे बताया गया था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट, मींस क्वेश्चन दिया है कि आपके पास उस लाइन का इक्वेशन बतानी है आपको जो कि 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हुए चल रहा है। मान लीजिए लाइन है, ये हमारे पास ए पॉइंट हो गया और बी पॉइंट हो गया, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए जो लाइन चल रही है, ये लाइन है, लाइन सेगमेंट अभी है ना। अगर ये लाइन बढ़ा दें ऐसे, ये लाइन हो गई, चलिए ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट हो गया, लाइन हो गई, ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट हो गया, तो आपसे पूछा है कि इस लाइन का इक्वेशन बताइए,
तो हम मान लेते हैं जब भी क्वेश्चन बताना होता तो भाई किस में निकालेंगे, वेरिएबल एक्स और वाई में निकालते हैं। तो लेट पी एनी पॉइंट हो गया, मान लेते हैं हमने ये लाइन है, इस पर कोई पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट हमने एक्स और वाई सपोज कर लिए। let p be any point lie on this line and which is this line is also passing through the 2 point A and B। ऐसे केसेस में all the 3 point A, B and P are collinear होंगे ना, ABP and collinear। तो ABP collinear हो गया, A, B and P are collinear होगा। ऐसे केसेस में आप एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, इसका जीरो हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो होगा तो ये कोऑर्डिनेट आप मान लीजिए x1 y1 और ये कोऑर्डिनेट x2 y2। भाई ये जरूरी नहीं कि हमने लास्ट में ही हो, तीसरा ही वाला ही हो, ये पी कहीं भी मान लीजिए इस लाइन पर, तो वो तीनों जो पॉइंट होगा वो कोलिनियर हो जाएगा, बिकॉज 2 पॉइंट से तीसरा भी पॉइंट अगर मान लीजिए उसी लाइन पर है तो ये तीनों के तीनों कोलिनियर हो जा रही है। और ये तीसरी वाली जो पॉइंट मान लीजिए x3 y3। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, सिंस P lie on this line, so यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ज्वाइनिंग द 3 पॉइंट इज इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 1/2 x1 y1 and 1 x2 y2 and 1 and x3 y3 and 1। एब्सोल्यूट वैल्यू होगा मॉड ऑफ इक्वल टू 0। अच्छा मॉडुलस इधर 0 है तो इधर तो प्लस माइनस करेंगे ना, ये मॉडुलस हटाएंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो 0 तो है ही, तो प्लस माइनस क्या करना। ऐसे केसेस में डायरेक्टली लिखा करते हैं 1/2 and x1 y1 1 x2 y2 1 and x3 y3 1। मतलब आप देख लीजिए इधर कोई नंबर होता तो प्लस माइनस कर दीजिए मॉडुलस हटाकर, नंबर नहीं है तो डायरेक्टली 0 हो जाएगा। ओके, अब आप x1 y1 की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, x1 y1 की वैल्यू आप पुट कीजिए और 1/2 है तो 2 अगर इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। भाई 1/2 है ना, ये पूरा का पूरा क्या 1/2 है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, x1 y1 की वैल्यू पुट करिए और ये 2 को 0 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, x1 y1 हमारे पास है 1 2 1। ओके, एंड x2 y2 कितना है हमारे पास 3 6 1 एंड x3 y3 इज x y1 इक्वल टू 0। एक्सपेंड कर ले, प्रॉपर्टी सॉल्व कर ले, जैसा मन करे। प्रॉपर्टीज कहाँ सोचने जाएंगे, आप चाहें डायरेक्टली एक्सपेंड कर लीजिए, प्लस माइनस प्लस है ना, मतलब फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग। तो एक्सपेंड अगर करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 को फैक्टर ले लीजिए, 1 को फैक्टर है ना, 1 प्लस में होगा और माइनस कितना आ जाएगा 6y11 तो आ जाएंगे 6y11। ठीक है ना। अगर 2 लेते हैं तो को फैक्टर का सिंबल जो होगा माइनस बनेगा तो इसलिए डायरेक्टली -2 ले लीजिए, -2 ले लीजिए, -2 जिस कॉलम और रो में है वो देख लीजिए, बचा क्या आपके पास 3x1 and 1। नेक्स्ट वाले एलिमेंट जो है 1 है तो इसको लिख दीजिए +1 और को फैक्टर +1 ले लिए, 1 का 1 जिस रो एंड कॉलम में उसको बंद कर लीजिए, बचा 3x and 6y तो ये आ जाएंगे 3x and 6y। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1 6 माइनस y होगा ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -2 and 3 माइनस x एंड प्लस ये आ जाएगा 3y माइनस 6x और इक्वल टू क्या चल रहा है, ये 0 इक्वल चल रहा है तो ऑल दीज आर इक्वल टू 0, ये 0 इक्वल चल रहा है, सॉरी ये 0 के इक्वल चल रहा है। सॉल्व कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 6 माइनस y एंड -2 into 3 दैट मींस -6, -2 into 3 एंड -2 एंड माइनस x दैट मींस +2x, या 3y minus 6x is equal to 0। -6 to +6 कैंसिल एंड x पार्ट को देख लिया जाए तो 2x एंड -6x is equal to -4x and -y and +3y which is equal to 2y is equal to 0। Taking out -2 common, so -2, so 2x and -y is equal to 0, therefore 2x minus y is equal to 0 and the equation of line is 2x minus y is equal to 0, either y is equal to 2x। So simple questions, area of triangle equal to 0 कर दीजिए। मैं प्रोसेस लिख दिया मॉडुलस का, आपको ये सिंबल लिखते हुए नहीं मिलता है। कोलिनियरिटी केसेस में डायरेक्टली इसकी जो वैल्यू होती है इक्वल टू 0, मतलब ये इक्वल टू 0 डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये इक्वल टू 0 डायरेक्ट लिख दीजिए, इतने लिखने की जरूरत भी नहीं होती है। तो मैंने पूरा लिख दिया हूँ, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्या क्वेश्चन और बता देते हैं आपको। चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में if the area of triangle is 35 square units with the vertices is 2 -6 5 4 and k4
सो द वैल्यू आपके पूछा है, सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन डिस्कस भी किया जा चुका है। एरिया गिवन हो एंड द वर्टिसेस इज गिवन हो तो आपको बताया गया था, है मैं हल्का सा हिंट में दे देता हूँ, आप ऑप्शन देख लेना। यहाँ पर क्या बताया गया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल इस केस में इक्वल टू, सबसे पहले वैल्यू लिखते हैं, है ना, डिटरमिनेंट का फॉर्मूला लिख दीजिए, डिटरमिनेंट प्रोसेस के बेसिस पर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं आपने ये लिख दिए x3 y3 एंड 1 एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 है, तो मैंने कहा डायरेक्टली आप प्लस माइनस लिख दीजिए क्योंकि यहाँ मॉड लगाएंगे, उसके पीछे इसी को पॉजिटिव नेगेटिव कर दीजिए, इज इक्वल टू 1/2 है ना, 1/2 एंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जो x1 y1 है वो वैल्यू पुट कर दीजिए, सो 2 - 6 एंड 1, x2 y2 is 5 4 and 1, x3 y3 is k 4 and 1, आप एक्सपेंड कर लीजिए, यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 कर लीजिए, एक्सपेंड कर लीजिएगा, वैल्यू मिल जाएगी। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं, और इसके बेसिस के बाद हमारी जो पूरी एक्सरसाइज ये कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज 4.3। नेक्स्ट वीडियो में नया एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कहीं कोई प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में या मैसेज के माध्यम से मुझे लिखकर भेजिए, मैं इसका आंसर बता दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए आज की टॉपिक बस इतना ही।